नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 नवंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज एक और चीज़ है, किस चीज़ पर, तो ट्विटर पर आज नो नॉर्मलाइजेशन इन पीपीएससी को लेकर ट्रेंड है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसके पश्चात हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे। 29 तारीख के बाद आज से कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। बीच में फेस्टिवल था तो थोड़ा सा गैप हो गया न्यूज़पेपर डिस्कशन को लेकिन जितने भी टॉपिक छूटे हैं पिछले दौरान उन सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, एक चीज़ और है कि 10 दिसंबर को अपने चैनल का 3 वर्ष पूरा होता है। 3 वर्ष हो जाएगा 10 दिसंबर 2024 को। 2021 को मैंने शुरू किया था, तो उससे पहले कोशिश कीजिएगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ने वाले लोग हों उनके साथ में। ये भी थोड़ा सा सही रहता है, मनोबल के लिए काफ़ी सही रहता है। अच्छे कंटेंट के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होती है मनोबल की, है ना, तो उसके लिए सही रहता है। जितने लोग जुड़ेंगे उतने लोगों को बेनिफिट भी होगा। देखिए क्या है आज का ट्रेंड, क्या है और किन चीज़ों को आपको ट्वीट करना है वो मैं बता देता हूँ। 11 बजे से चीज़ शुरू होगा। और एक चीज़ है कि सभी लोगों को करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि सभी लोग तो करेंगे ही तो मैं क्यों करूँ। ये चीज़ ही सब सोचते रह जाते हैं, इसीलिए कई बार चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं। बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन अगर लागू कर देता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो आप ही लोगों का होगा। कितने पेपर सेट किए गए हैं, कितने पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी अगर नहीं होगी आपके पास में तो आसानी से धांधली हो सकता है, सेटिंग किया जा सकता है, जो हो रहा है ऑलरेडी। बीपीएससी का 67वीं का पेपर लीक हुआ था पीटी का, और 66वीं में मेंस का पेपर बाहर गए थे। 64 बीपीएससी में सवाल को गलत कर दिया गया था। जब भी एसडीएम की सीटें आई हैं ये सब धांधली वाले चीज़ें होती ही हैं। कभी भी नॉर्मली एग्ज़ाम हो ही नहीं पाता जब भी एसडीएम डीवाईएसपी की सीटें आती हैं। तो मैं आपको इसीलिए बोलूँगा कि ट्वीट ज़रूर ही कीजिएगा। आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने के बाद जब आप ट्वीट करेंगे तो हो सकता है आपका अकाउंट सस्पेंड भी कर दे, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती है, इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अकाउंट बना लीजिए ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर से, और आपके लिए है ये चीज़। कृपया करके ट्वीट ज़रूर करें। हैशटैग एक ही चीज़ रखिएगा, नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी। नॉर्मलाइजेशन में जेड से रखिएगा, एस भी सही ही होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड में अपना एक ही हैशटैग रहे, उसको लेकर मैं कह रहा हूँ नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी। बीच में ये डैश डला हुआ है, हैशटैग के साथ में ट्वीट करें। अपने वीडियो भी बनाकर डाल सकते विरोध के स्वरूप में कि हमें ये स्वीकार नहीं है। जिन गुरु घंटालों ने इसका समर्थन किया है उनके खिलाफ भी ट्वीट करें, जिससे पता तो चले उनको कि उनकी बपौती नहीं है बीपीएससी का एग्ज़ाम। जिन्होंने जीवन में कभी एग्ज़ाम नहीं दिया वो इस चीज़ में सुधार के लिए कैसे बोल सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ भी करिएगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो है ये नो नॉर्मलाइजेशन इन बीपीएससी। रील वाले टीचरों को पता चलना चाहिए कि रियल जो स्टूडेंट हैं, रियल जो टीचर हैं वो इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। रील वाले ही टीचर हैं, और रील वाले टीचर वायरल हो जाते हैं तो बड़े बन जाते हैं। यही चीज़ होता ही है, आप ही लोगों की बदौलत होता है, और किसके बदौलत होगा, है ना। 2-4 शेरो शायरी मार दो तो बस बच्चे खुश, उनको लगता है यही पढ़ाई है। एग्ज़ाम में जाओ तो फिर वही चीज़ लिख के आ जाओ, फिर नंबर देखते हैं कैसे मिलता है। खैर चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। इसको ट्वीट ज़रूर ही कीजिएगा। 10-10 ट्वीट भी अगर आप करेंगे, सोचिए 5000 बच्चे ही हैं, मान लीजिए 5000 बच्चे ही हैं, 10-10 ट्वीट भी करेंगे तो 50,000 ट्वीट हो जाएगा। ये ऑलरेडी आ जाता है ट्रेंडिंग में। 10-10 ट्वीट भी 5000 बच्चे भी नहीं कर पाएंगे क्या, इसलिए अपना अकाउंट बनाकर ट्वीट ज़रूर ही कीजिएगा। इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, आप ही के लिए है ये चीज़। ओके, चलिए शुरू करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन को। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि झारखंड में चुनाव को लेकर अमित शाह जी ने बोला है कि हम यूसीसी को लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम लागू करने जा रहे हैं आने वाले कुछ वर्षों में। लेकिन एक जो बहुत ही बड़ा सवाल उठाया जा रहा था कि भारत की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको आप एक एक्ट के तहत में कैसे ला सकते हैं। जो ट्राइबल कम्युनिटी है कई बार उनके रीति रिवाज, उनके लिए एक्ट वगैरह, उनके लिए कई सारी चीज़ें वैरी करती हैं। जैसे शेड्यूल 6 आपने पढ़ा होगा, शेड्यूल 5 आपने पढ़ा होगा, जो स्पेशली ट्राइबल्स के लिए बनाए गए हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं, है ना। तो अमित शाह जी ने बोला है, चुनाव में बोला है, चुनावी भाषण है ये, इन्होंने ये चीज़ संकेत दिया है कि हम यूसीसी जब बनाएंगे तो उसमें ट्राइबल कम्युनिटी को हम बाहर रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला है ट्राइबल विल बी कीप आउट, ये यहाँ पर बोला गया है। उसके अलावा और क्या हेडलाइन है आज, तो एक तो है कि श्रीनगर में अटैक को लेकर हेडलाइन है जो बड़ा ही दुखद है। हद से ज़्यादा अटैक हुए हैं इस पिछले कुछ दौरान, जून से ख़ास तौर से जब से नई सरकार का गठन हुआ है, इलेक्शन हुआ, तो वहाँ पर
विधानसभा वाला यूटी भी बन गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर अटैक कम नहीं हुए हैं। वहाँ के जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मारना नहीं चाहिए। किस तरह का बयान है ये पता नहीं, क्या करना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि उनसे पूछताछ करना चाहिए, कहाँ से आए हैं, हमें पता ही है कहाँ से आए हैं। क्या करोगे पूछताछ करके? इतना ज़्यादा पूछताछ करके करेंगे क्या? पूछताछ जेल में रखे के उनका और खाना पीला खिलाओ, मारो ख़त्म करो, यही नीति ही है भारत सरकार की। तो ये हेडलाइन है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। नभमित्र ऐप ने जीरो कैजुअलिटी मिशन को सफल बनाया है। ये क्या है जीरो कैजुअलिटी मिशन? क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था कि दाना चक्रवात के कारण से एक भी मौत ना हो, ऐसा रखा गया था एम उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। उसी को कहा था जीरो कैजुअलिटी मिशन। इसी में नभमित्र नामक एक ऐप है जिसने अद्भुत काम किया है। और ये वो ऐप है जिस रेंज में मछुआरों के मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ पाता है, अगर वो दूर समुद्र में चले जाएं मछली के तलाश में और उनके मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो भी उनसे संपर्क साधा जा सकता है। इसी नभमित्र ऐप को भी हम लोग ज़रा समझेंगे। उसके अलावा हाथी के बारे में देखेंगे कि एक हाथी चर्चा में है, उसको देखेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ओके, साथ में 71 बीपीएससी को लेकर आंसर राइटिंग भी चल रहा है, तो अगर आपको जुड़ना हो तो जरूर ही जुड़िएगा। उत्तर लेखन अभी से करेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। ओके, चलिए देखिए क्या है आज का पहला टॉपिक। देखिए ये संस्थान का नाम है लैंसेट, है ना, और रिपोर्ट का नाम क्या है? हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज। इस पर रिपोर्ट आता है किसका? तो लैंसेट का रिपोर्ट आता है। स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर द लैंसेट की काउंटडाउन की रिपोर्ट 2024 का संस्करण है। इस रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। रिपोर्ट वार्षिक है, द्विवार्षिक है, क्या जारी किया जाता है, किस आधार पर जारी किया जाता है, ये भी परम आवश्यक हो जाता है। आपके मेंस एग्जामिनेशन में, बीपीएससी मेंस में भी अब वैश्विक रिपोर्ट और देश के अंतर्गत जो रिपोर्ट जारी होते हैं अलग अलग संस्थानों के, जैसे नीति आयोग, आरबीआई, उनसे मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर आने लग गए हैं। वहाँ पर अगर आपको पता होगा तो आप लिख लेंगे, नहीं पता होगा तो रिपोर्ट में आप अपनी तरफ से जवाब बनाकर कभी भी नहीं लिख पाएंगे। द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज के 8वें संस्करण 2024 रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 में भारत में 16 लाख मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं। भारत में कोरोना से टोटल डेथ कितना हुआ है? 20-25 लाख के आसपास हुआ है। 16 लाख से पर ईयर करीब में डेथ होता है किस चीज़ से? एयर पॉल्यूशन से। अभी दिल्ली जब मैं वापस आया हूँ, हालत ख़राब हो रखी है। एक तो होता है भाई कि वैसे ही सर्दी जुकाम का मौसम होता है, ये ऊपर से दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित है अभी, तो उसके कारण भी होता है। कल ही एक न्यूज़ था, इसमें था कि दिल्ली में रह रहे 31% परिवारों को अस्थमा होने का खतरा होता है। अस्थमा सांस से जुड़ी हुई बीमारी है, उसका खतरा है। 66% परिवार जो है दिल्ली में रह रहे हैं वो डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन से प्रभावित होते हैं। और आप अगर पटना में बैठे हैं तो आप ज़्यादा खुश मत होइए, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का ही हाल हो जाता है। 1 महीने में हो जाएगा, यहाँ से लेकर कोलकाता तक। लाहौर से ले लीजिए, लाहौर अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, वहाँ पर स्कूल कॉलेज भी बंद करने पड़ गए हैं। पॉल्यूशन का इस हद तक का स्तर चला गया है। दिल्ली में भी वही हाल रहता है, लखनऊ में भी वही रहेगा, पटना में वही रहेगा, कोलकाता तक वही हाल हो जाता है पूरे नॉर्थ इंडिया के प्लेन का। तो सभी जगहों पर पॉल्यूशन के कारण से 16 लाख मौतें हुई हैं भारत में 2021 में। 2022 में वैश्विक PM 2.5 उत्सर्जन भारत दूसरे स्थान पर रहा है। खपत और उत्पादन आधारित लेखांकन दोनों का आधार पर भारत 2022 में PM 2.5 का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक। दुनिया भर में PM 2.5 में 15.8% हमारा योगदान है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उत्सर्जन में भारत का योगदान 16.9% के आसपास है। भारत में वायु प्रदूषण संबंधित मौत 1.6 मिलियन यानी कि 16 लाख करीब में मौतें हुई हैं। कोयला और तरल गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के कारण इन मौतों में 38% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट? तो 38%। ये कम आंकड़ा नहीं है। ताप तनाव और अत्यधिक तापमान जोखिम 2023 भारतीयों को हल्की फुल्की बाहरी गतिविधि जैसे पैदल चलने के दौरान 2400 घंटे या 100 दिनों तक मध्यम से उच्च ताप का सामना करना पड़ा है। भारत में जलवायु परिवर्तन का जो असर है उसको लेकर ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हीट वेव से लेकर अन्य जो पर्यावरण से जुड़ी हुई कठिन परिस्थितियां होती हैं उसका लोगों ने बहुत ज़्यादा सामना किया है। 2014-2023 तक शिशुओं और 65 वर्ष अधिक आयु के वयस्कों के प्रति वर्ष क्रमशः 7.7 और 8.4 हीट वेव दिनों का अनुभव किया गया है। हीट वेव के दिन उनको झेलने पड़े हैं। इस बार का हीट वेव तो आपको याद ही होगा, 2024 का हीट वेव सबसे खतरनाक हीट वेव होगा। अगले साल का इससे भी ज़्यादा होगा, उससे अगले साल का उससे भी ज़्यादा होगा। 90 से 99 की तुलना में 47 से 58% की वृद्धि को दर्शाता है हीट वेव में। श्रम और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखिए, भारत और जो भी आपको गर्म इलाके में, ज्योग्राफी अगर आपने विश्लेषणात्मक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा,
ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। इसमें जो देश निवास करते हैं अक्सर या तो विकासशील होते हैं या तो उनके यहाँ पर प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्टिविटी जो होता है वो तुलनात्मक रूप से इससे ऊपर के जो देश होते हैं, जो उनको शीतोष्ण या फिर शीत कटिबंध के देश हम लोग कहते हैं, ठंडे प्रदेश या जिनको उपोशीतोष्ण कहते हैं, शीत और उष्ण को मिला हुआ क्षेत्र जो होता है, उसमें जो देश रहते हैं उनसे तुलनात्मक रूप में प्रोडक्टिविटी इन देशों में कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी का अगर मौसम है तो उसमें आप काम कम कर पाएंगे। ठंड का अगर मौसम है या सुहावना अगर मौसम है, वातावरण है, तो आप उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है ना। जैसे जून जुलाई की गर्मी में पढ़ना बहुत कठिन होता है, वहीं पर नवंबर दिसंबर के सर्द में आप अच्छा खासा पढ़ाई कर लेते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ? तुलनात्मक रूप से आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी पर भी हमारे जो ज्योग्राफी है, हमारा जलवायु है, उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर यह कहा गया कि श्रम और अर्थव्यवस्था पर भी जलवायु परिवर्तन के कारण अगर हीट वेव बढ़ता है या फिर अगर बहुत अत्यधिक ठंड होती है या वर्षा कम होती है तो इन चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में लोग 2023 में अपेक्षित तापमान से 50 दिन अधिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तापमान का सामना करना पड़ेगा। भीषण सूखे ने वैश्विक भूमि क्षेत्र के 88% हिस्से को प्रभावित किया, जो अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्तर है। जलवायु परिवर्तन के कारण रोग संचरण में वृद्धि हुई है। ट्रांसमिशन वाले जो रोग हैं, जैसे मच्छरों से जो ट्रांसमिशन होता है या फिर और जो संक्रमण फैलाने वाले रोग हैं, उनका बढ़ जाएगा प्रकोप। आपको देखने को मिला होगा कि डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है, उसके अलावा और भी जो बाकी बीमारियां होती हैं उनका प्रकोप आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। एडीज, एल्बोपिक्ट्स और एडीज एजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलाने वाले डेंगू के संक्रमण की संभावना 51 से 60 से 14-23 में 85% बढ़ गई है। पहले डेंगू का केस रेयर होता था, अब डेंगू का केस आम हो गया है। लोगों को डेंगू होता है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, इस तरह का बोलते, जबकि आम हो गया है। इतना ज़्यादा डेंगू ही फैल रहा है कि आम हो गया है अब डेंगू का केस। पहले ये बहुत ही ज़्यादा खास हुआ करता था, किसी किसी को शायद ही हुआ करता था। विब्रियो रोगजनक हैजा से जुड़े के लिए उपयुक्त तटीय क्षेत्रों में 90 से 99 की तुलना में 23% की वृद्धि भी देखी गई है और 210 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। 2023 में रिकॉर्ड तोड़ वार्षिक गर्मी रहा है। 2023 सबसे गर्म वर्ष रहा है। उसके अलावा जीवाश्म ईंधन प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जीवाश्म ईंधन प्रदूषण अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर आपने जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना कम कर दिया तो क्या होगा, आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली बात तो भाई कोयला वगैरह का खपत कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि कम कर दिया हमने। दूसरा चीज़, दुनिया में अगर 100 जहाज़ें समुद्र में चल रही हैं तो उनमें से 75 जहाज़ें जो हैं वो जीवाश्म ईंधन को ले जाने के लिए, एक दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए केवल काम करती हैं। यानी कि तेल, गैस, कोयला, इनके परिवहन के लिए दुनिया में अगर 100 जहाज़ें चल रही तो 75 जहाज़ें इसी के लिए काम करती हैं। तो अगर 100 में से 75 जहाज़ें ये सब काम नहीं करेंगी, क्योंकि इनका मांग अगर कम हो जाता है या इनका हम उपयोग करना बंद कर देते हैं तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। 100 जहाज़ों के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होता है वो भी कम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरी जगह पर कैसे पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर। नवीकरणीय ऊर्जा की प्रगति और आवश्यकता। भारत नवीकरणीय ऊर्जा 2022 में 11% बिजली की आपूर्ति करेगा, जो एक रिकॉर्ड उच्च स्तर है। ये डेटा जरूर याद रखिएगा। इसके बावजूद भारत के 71% बिजली अभी भी कोयला से आती है, जो स्वच्छ ऊर्जा और त्वरित बदलाव तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। अब ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार किया जाता है इसके बारे में जरा देखते हैं। सबसे पहला क्या है? वार्षिक, ईयरली प्रकाशित होता है। ये ईयरली प्रकाशित होता है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये लैंसेट काउंटडाउन एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है जो जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य प्रभाव की निगरानी करता है और पेरिस समझौते के तहत सरकारों द्वारा की प्रतिबद्धता की पूर्ति का आकलन करता है कि कोई देश काम कर रहे हैं या नहीं। और ये बहुत सारे संकेतकों पर काम करता है। लैंसेट काउंटडाउन रिपोर्ट की स्थापना 2015 में किया गया था और ये इन सभी चीज़ों पर काम करता है। ये 53 संकेतक हैं, 53 इंडिकेटर रखे गए हैं जिसके आधार पर रिपोर्ट जारी किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जोखिम भेद्यता, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल योजना लचीलापन, समन कार्रवाइयाँ, स्वास्थ्य लाभ, अर्थव्यवस्था और वित्त, सार्वजनिक और राजनीतिक सहभागिता और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिसको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कौन जारी करता है? वार्षिक जारी होता है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है? भारत के बारे में जो डेटा है उसका उपयोग अपने आंसर राइटिंग, निबंध लेखन में अवश्य ही कीजिएगा, वरना डेटा आप याद करके करेंगे क्या, मुझे बताइए। कोई आपका नाश्ता होता है क्या पेटा याद करने से? कुछ नहीं, पेट नहीं भरेगा। आप इसका उपयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक ये आपको सही से याद भी नहीं होगा, और याद नहीं होगा तो एग्जाम में फिर आप उपयोग कैसे करेंगे। इसलिए आंसर राइटिंग, निबंध लेखन में इसका उपयोग धड़ल्ले से कीजिएगा, तभी जाके ये आपके लिए उपयोगी हो पाएगा।
बाकी पीटी में जो पूछेगा वो भी मैंने बता दिया है। मेंस में ये पूछ सकता है कि इसके सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो भारत सरकार जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो काम करती है उन सभी कामों को अगर आप लिख देंगे तो हो गया, वही चीज़ें सुधार करने को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नवमित्र ऐप को जरा देखते हैं। नवमित्र इसका नाम है और वाकई मित्रता ही इसने निभाई है, बहुत सारे लोगों की जान बचाई है इस ऐप ने। हाल ही में नवमित्र एप्लीकेशन ने वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम को उपयोग करके चक्रवात के दौरान समुद्र मछुआरे की सहायता की है। चक्रवात दाना चक्रवात का नाम किसने रखा था, ये मैंने पढ़ाया था, आप भूल गए होंगे। मुझे ज़रा बताइएगा कि किसने दाना चक्रवात का नाम रखा था। और ये बड़ा ही खतरनाक सा चक्रवात था, लेकिन एक उड़ीसा गवर्नमेंट ने मिशन रखा था जीरो कैजुअलिटी का, मैंने वो भी आपको पढ़ाया था। एक भी मृत्यु नहीं होना चाहिए किससे, चक्रवात से। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको डिटेल में किस्सा जैसा लिखा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ भारत की प्रगति को दिखाता है कि भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बदौलत कितना अच्छा प्रगति किया है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। उस समय में उड़ीसा में 25,000 लोगों की मौत हुई थी, क्योंकि हम सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे कि कब आएगा, कब इसका लैंडफॉल होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है, किन इलाकों से लोगों को निकालना चाहिए। आप ही अगर हैं वहाँ के, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, तो आप कौन कौन से उपाय सुझा सकते हैं लोगों को बचाने के लिए, ज़रा उसको भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या है, नवमित्र इसका नाम है। नवमित्र जहाज की स्थिति, ध्यान से देखिएगा, मार्ग, गति की वास्तविक स्वयं निगरानी करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे चक्रवात जैसी प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के दौरान मछुआरों को सुरक्षित रूप से तट पर लौटने में सहायता मिलती है। चक्रवात के दौरान मछुआरों को पहले ही संकेत दे देना कि आप लौट आइए, सुरक्षित स्थान पर चले जाइए, जिससे उनकी जान न जाए, वो बच जाएं। इस चीज़ के लिए नवमित्र एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। यह मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय की एक पहल है। सबसे पहला चीज़ जो पीटी में पूछा जा सकता है, नवमित्र एप्लीकेशन किससे जुड़ा हुआ है, तो आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। इसका क्या काम है, तो विकट परिस्थिति में रेंज से बाहर के लोग जो हैं उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किस मंत्रालय का है ये, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का है। ये मंत्रालय का नाम भी ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। मत्स्य पालन से याद रह जाएगा आपको, जिसमें स्वदेशी ट्रांसपोर्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह दो तरफा संचार को सक्षम बनाता है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। जैसे वन वे कम्युनिकेशन का उदाहरण पेजर होता है, जिसमें केवल आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, हालांकि उन्नत पेजर में दो तरफा होता है। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आप फ़ोन पर जो बात करते हैं वो टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफा कम्युनिकेशन होता है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है जो मोबाइल कवरेज रेंज से परे इस तकनीक के आने से पहले संभव नहीं था। ये जो तकनीक है, ये जब तक नहीं था तब तक मोबाइल रेंज से बाहर अगर कोई मछुआरा चला गया, अब समुद्र में जाकर तो टावर नहीं लगाएंगे ना गुरु, अब समुद्र में जाकर तो टावर नहीं लगाया जाएगा मोबाइल का, है ना। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो मछुआरों से कांटेक्ट कैसे किया जाए, या तो सैटेलाइट फ़ोन दे दो सबको, या तो फिर इस माध्यम से कर सकते हैं। तो इसीलिए इस माध्यम का उपयोग किया गया है, जिसको नवमित्र कहा गया है, और इसमें वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। इसका क्रियान्वयन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से किया जाता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, इसके माध्यम से इसका उपयोग किया जाता है। और परंपरागत रूप से अधिकारी जहाज संपर्क करने के लिए अति उच्च आवृत्ति रेडियो तरंग फ़ोन कॉल पर निर्भर थे, लेकिन मोबाइल नेटवर्क की अनुपस्थिति के कारण दूर के जल मछली पकड़ने वाली नौकाओं का पता लगाना मुश्किल था। लेकिन नवमित्र ऐप के आने से क्या हो गया है, तो उनको आसानी से कम्युनिकेट किया जा सकता है, मैसेज उनको भेजा जा सकता है, मैसेज रिसीव किया जा सकता है, और इसके द्वारा उनकी जान बचाई जा सकती है। उनको बताया जा सकता है कि आप कहाँ पर जा सकते हैं, और इसका उपयोग आपदा प्रबंधन में किया गया है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसका उपयोग और कहाँ पर किया जा सकता है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है ये पीटी फैक्ट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मेंस में भी ये सवाल पूछा जा सकता है। क्या है ये, 31 अक्टूबर को क्या सब होता है भाई, 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटी डे, और क्या क्या मनाया जाता है अपने देश में। किसी नेता वेता से जुड़ा हुआ है क्या, सरदार पटेल जी से भी जुड़ा हुआ है क्या, कुछ तो है 31 अक्टूबर को। चलिए आ जाइए यहाँ पर, 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर के स्तर पर। क्या कहा जाता है, वर्ल्ड सिटी डे इसको कहा जाता है। इस बार का इसका थीम क्या था, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर्स कैटलाइजिंग लोकल एक्शन फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी।
यानी कि लोकल स्तर पर अगर हम सही से काम करेंगे, एक्शन लेंगे, तो ये सस्टेनेबिलिटी को लेकर सही होगा। और यूथ क्या था, तो यूथ क्लाइमेट चेंज मेकर्स, यही इस बार का थीम रखा गया था। ये थीम भी ध्यान रखिएगा। इसमें ये कहा गया है कि अभी दुनिया भर के करीब में 4.7 बिलियन पॉपुलेशन जो है, जो दुनिया के 50%, लगभग 470 करोड़ आबादी जो है दुनिया भर की, जो दुनिया भर की आबादी का 57.5% है, ये शहरों में निवास करते हैं। ये शहरों में निवास करते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 ईस्वी तक ये संख्या डबल हो जाएगा, यानी कि लगभग में 8 बिलियन लोग, लगभग में 800 करोड़ लोग जो होंगे वो शहर में निवास करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो जाएगी तो उसको संभालना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक देखिए ऊपर क्या है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सिटीज़, ये इसका टॉपिक है, इसीलिए इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको। जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि दुनिया भर के जो सिटी हैं उनका चैलेंज क्या क्या है। तो पहला तो है क्लाइमेट चेंज का ही चैलेंज है। आपसे ही पूछा जा सकता है कि भारतीय शहरों के समक्ष या दुनिया भर के शहरों के समक्ष में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ रही हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज का। दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका अर्बन पॉवर्टी का, अर्बन पॉवर्टी यानी कि शहरी गरीबी का चैलेंज है। तीसरा जो है यहाँ पर वो किस चीज़ का है, तो इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी यानी कि असमानता का है। अमीरी गरीबी का फर्क आपको शहर में स्पष्ट रूप से दिखेगा। स्पष्ट मतलब कि बिल्कुल आप खुलेआम देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि अमीरी और गरीबी के शहर में फ़र्क क्या होता है, वो आपको स्पष्ट दिखता होगा। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर भी दिखता होगा। चौथा बताएगा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। ये सब चीज़ें चैलेंजेस बताई गई हैं, ये दुनिया भर के लिए हैं। लेकिन जब बात ग्लोबल साउथ की आती है, यानी कि तथाकथित विकासशील देशों की जब बात आती है गुरु, विकासशील देशों की जब बात आती है, तो यही सब जो है, इन सब की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यही सब समस्याएं और भी ज़्यादा गहराई से आ जाती हैं। ये समस्याएं दुनिया के विकसित देशों में कम देखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है, एक छोटा सा फैक्ट बड़ा ही शानदार दिया गया है कि क्योंकि कॉलोनियल एरा के दौरान, औपनिवेशिक एरा के दौरान, औपनिवेशिक समय के दौरान दुनिया भर के ये जो बड़े बड़े विकसित देश हैं आज, उन्होंने औपनिवेशिक कॉलोनियल देशों से इतना ज़्यादा संपत्ति लूटा कि उनके शहर को उन्होंने सस्टेनेबल बना लिया। इंग्लैंड के शहर आपको बड़े ही खूबसूरत दिखेंगे फ़ोटोज़ में, पेरिस बड़े खूबसूरत दिखेगा, फ्रांस के सारे शहर आपको बड़े खूबसूरत दिखेंगे, जर्मनी और बाकी सभी देशों के जो नॉर्डिक कंट्री उनके शहर आपको बहुत खूबसूरत दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया भर से इतना सारा पैसा लूटा, इतना ज़्यादा लूटा कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया। अब केवल उनको उसको मेंटेन करके रखना होता है। उनके यहाँ पॉपुलेशन भी कम है अभी भी। और इन्होंने एक बड़ा ही शानदार सा डेटा दिया है कि 45 ट्रिलियन डॉलर भारत की इकॉनमी अभी 3.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। अमेरिका की इकॉनमी अभी करीब में 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। 45 ट्रिलियन डॉलर भारत ने इंग्लैंड को कॉलोनियल एरा के दौरान दिए थे। भारत से उन्होंने लूटा था 45 ट्रिलियन डॉलर, जिसके बदौलत उन्होंने इंग्लैंड को इतना खूबसूरत बना लिया, इतना खूबसूरत कि आज भी उनके शहर जो हैं वो कुछ खास समस्याओं का सामना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर ग्लोबल साउथ की बात आती है, जो देश विकासशील हैं उनके यहाँ पर अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है? तो इंडस्ट्री बेस्ड हो रहा है, इंडस्ट्री और पॉवर्टी ड्रिवन हो रहा है। यानी कि गरीबी से लोग बचने के लिए शहर की तरफ में भागते हैं, तो शहर में कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि आते ही आप अमीर हो जाएंगे। यानी कि शहरी गरीबी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? शहरी गरीबी बढ़ जाती है। शहरी गरीबी बड़ा ही खतरनाक होता है। ग्रामीण गरीबी से भी खतरनाक होता है शहरी गरीबी। गांव में कितना भी गरीब हैं आप, तो स्वच्छ पेयजल तो आपको उपलब्ध हो ही जाता है, कम से कम रहने के लिए एक छोटा सा आवास तो हो ही जाता है, और आप भूखे नहीं मरते हैं ग्रामीण एरिया में। लेकिन शहर में भूखे मरने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि काम नहीं मिला तो भोजन नहीं मिल पाएगा, और शहर में रहना भी उनके लिए कठिन हो जाता है। गाँव में ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च 9 के बराबर में होता है, लेकिन शहरों में ट्रांसपोर्टेशन जैसी चीज़ों पर भी खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, गरीब से गरीब आदमी का भी। तो शहरी गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताया कि 2021 में चूँकि भारत सरकार ने सेंसस नहीं करवाया है, 2011 का डेटा जो है ये इरेलेवेंट हो गया है, यह प्रासंगिक नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने वर्ल्ड बैंक का डेटा उपयोग किया है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत की अभी वर्तमान में
40% आबादी जो है वो शहरों में निवास करती है। अगर आप 2011 का डेटा देखेंगे तो मात्र 11 या 12% ही आबादी है। आई थिंक अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट ज़रूर ही कीजिएगा, डेटा में ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो शहरों में निवास करती है। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भारत के वर्तमान में कम से कम 40% जो आदमी हैं, जो पॉपुलेशन है, वो शहरों में निवास करते हैं। यानी कि 140 करोड़ का 40% आप निकालिए, आपको लगेगा कि कितनी बड़ी आबादी रहती है। लेकिन हमारे शहर जो है वो सस्टेनेबल नहीं है। शहर जो है वो अवसंरचना से अभी भी जूझ रहे हैं। कम अवसंरचना के कारण से शहर की नालियाँ दुरुस्त नहीं है, पीने का पेयजल उपलब्ध नहीं है, बीमारियों से हम सही से नहीं लड़ पाते हैं, हॉस्पिटल हमारे हद से ज़्यादा हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा बोझिल हो गया है। कहीं भी जाएंगे आपको भीड़ ही भीड़ दिखेगा चारों तरफ। तो ये इसमें कुछ क्या बताया गया है, इसे बताया गया है कि कुछ दिक्कतें आई है। इन्होंने 74वां संविधान संशोधन की भी चर्चा की है। 73-74 संविधान संशोधन जो है वो किस चीज़ को लेकर, 73 है रूरल को लेकर और 74 है अर्बन बॉडीज़ को लेकर, अर्बन जो लोकल बॉडी होते हैं उनको लेकर बताया गया है। आपसे मैं ये पूछूंगा कि उसका समाधान क्या हो सकता है। आपने एक चीज़ गौर किया, इसमें बताया गया कि 2050 तक शहरीकरण का जो स्तर है वो 2 गुना हो जाएगा। इसका एक तात्पर्य ये होगा, आपने सोचा होगा कि वर्तमान के जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता है उनकी आबादी केवल बढ़ जाएगी। नहीं, ये भी तो हो सकता है आप जिस छोटे से शहर में भी रह रहे हो वो ग्रामीण एरिया हो अभी, और उसको आने वाले समय में शहरी एरिया घोषित कर दिया जाए तो भी तो पॉपुलेशन बढ़ सकता है, तो भी तो आप शहरी आबादी में शामिल हो जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है। सरकारें जो हैं वो नगर निगम और बाकी जो बॉडीज़ होती हैं शहरी क्षेत्र, उनका विस्तार कर रही है धीरे धीरे। बाकी वैसे क्षेत्र जो ग्रामीण इलाके में आते थे अब उनको नगर निगम के तहत में या फिर शहरी क्षेत्र के तहत में घोषित किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। वर्ल्ड सिटी डे 31 अक्टूबर, थीम क्या था ये भी ध्यान रखिएगा। ये रिपोर्ट, ये दिक्कतें, समाधान आपको सोचना है। रिपोर्ट मैंने बताया है, दिक्कतें क्या क्या आती है वो बताया है, क्लाइमेट चेंज से लेकर बाकी चीज़, अर्बन पॉवर्टी, असमानता, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है वो बताया मैंने आपको। ग्लोबल साउथ में ये समस्याएं और भी ज़्यादा है। और क्या दिक्कतें आ रही हमारे शहर के समक्ष में, उसको उदाहरण सहित लिखने के लिए आपको बोला जा सकता है। हो सकता है मैं ही सवाल पूछ लूँ। तो हर चीज़ का एग्जाम्पल जब तक आप नहीं देंगे तब तक आंसर सही नहीं बैठता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला टॉपिक पीटी फैक्ट है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम टुमारो। 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक है, शायद 5 से लेकर 9 तक दिल्ली में पहली बार एशियन बुद्धिस्ट समिट, एशियन बुद्धिस्ट समिट, एशिया के बुद्धिस्ट जो हैं उनका समिट आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? तो दिल्ली में। इसका उद्घाटन किसने किया इस समारोह का? तो राष्ट्रपति महोदया ने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और 2 डे समिट होगा, 2 ही दिन का होगा, 2 ही दिन का होगा। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका क्या किया है, तो उद्घाटन किया है। और इट विल ब्रिंग टुगेदर बुद्धिस्ट संघ लीडर, जो बुद्धिस्ट संघ के लीडर होते हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर होते हैं, बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो भी एशिया भर के लोग होंगे, उन सभी का ये बहुत ही बड़ा सा सम्मेलन होने जा रहा है दिल्ली में। और इसको माना जा रहा है कि भारत के लुक ईस्ट जो पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, पहले था लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में इसको गेम चेंजर माना जा रहा है। क्योंकि जो ईस्ट के देश हैं, खासतौर से म्यांमार और बाकी जो आसियान कंट्रीज़ हैं, जितने भी आसियान कंट्रीज़ हैं, उन सभी में आपको बुद्ध धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलेगा। बुद्ध में भी वो वहाँ पर अलग अलग शाखाएँ हैं, खासतौर से महायान शाखा वहाँ पर ज़्यादा हावी दिखेगा आपको। तो इन देशों को हम साधने की कोशिश कर रहे हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी इसको कहा जाता है। एक उत्तराखंड पीसीएस ने मेंस एग्जामिनेशन में पूछा था सॉफ्ट पावर क्या होता है। सॉफ्ट पावर चर्चा में रहता है, डिप्लोमेसी में ये क्या होता है। तो सॉफ्ट पावर में आपके कल्चरल जो टूल है आपका, उसका आप इस्तेमाल करते हैं वैश्विक रिलेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए। कल्चरल टूल में पहला हो गया बुद्धिज़्म हो गया। बुद्धिस्ट समुदाय बहुत बड़े स्तर पर इस क्षेत्र में रहते हैं। तो अगर हम उस देश के लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए तो वहाँ की सरकारें अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। जैसे भारतीय डायस्पोरा एक बहुत ही बड़ा सॉफ्ट पावर है, जिसका उपयोग अभी हाल में आपको अमेरिका चुनाव में देखने को मिल रहा होगा। आपको समझ में आ रहा है मैं कितना डायमेंशन दे रहा हूँ आपको, है ना? उसी प्रकार से बुद्धिज़्म एक सॉफ्ट पावर का टूल है। हिंदुइज्म भी टूल है, क्योंकि इस बहुत सारे देश में हिंदुइज्म का भी पालन होता है। रामायण एक सॉफ्ट पावर में आ सकता है, योग आ सकता है सॉफ्ट पावर में। योगा नहीं होता है गुरु, योग होता है, हिंदी में योग बोलते हैं, जिसका चलन हो रहा है। 5वां बॉलीवुड भी आ सकता है। बॉलीवुड भी सॉफ्ट पावर के तौर पर उपयोग किया जाता है। जैसे रूस में बॉलीवुड को हद से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। भारतीय व्यंजनों को, भोजन के व्यंजनों का भी सॉफ्ट पावर के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। अहिंसा की नीति महात्मा गांधी हो गए, सॉफ्ट पावर के तौर पर उपयोग किया जा सकता है।
सकता है। दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंधों को लेकर हमेशा हम गांधी जी का उपयोग करते हैं क्योंकि वो वहाँ पर रहे और उनका सोसाइटी पर आज भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है वहाँ के, और विरोध का मतलब ही गांधी स्वर हो जाता है वहाँ पर। अमेरिका के साथ ही मार्टिन लूथर किंग और महात्मा गांधी, आपको पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गांधी जी से। तो सॉफ्ट पावर इन चीज़ों को कहा जाता है। तो ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी के एक शानदार उदाहरण है ईस्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट। इस तरह से आपको किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा, आपने समझ लिया होगा। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हो रहा है? तो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। आज का न्यूज़ वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ट्वीट जरूर कीजिएगा, आपके भविष्य का सवाल है, आप ही को इस पर लड़ना पड़ेगा और कोई नहीं लड़ेगा आपसे। स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो उनके आवाज़ ज़्यादा बुलंद होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।